first of all, let me talk about India. The fact remains is the Indian arrogance that's been displayed to President Trump manifests itself in the fact that we are now becoming much closer to Pakistan. Field Marshal Munir has now become and has a bromance with President Trump that should actually give India some pause. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। खारजा महाज के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इस वक्त अमेरिका और भारत के दरमियान जो हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप चल रहा है, ख़ासकर जो चीन में शो ऑफ पावर हुआ और उसमें मोदी का मौजूद होना, इस सब को किस तरह से देखा जा रहा है, इसके ऊपर क्या कमेंट्री हो रही है। और उसके बाद ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तान एक बड़ा अहम स्टेक होल्डर बन गया है, ख़ासकर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई पाक भारत जंग के बाद, उसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। इसी तरह की एक गुफ्तगू, एक बहस, एक डिबेट हो रही थी पीएस मॉर्गन के प्रोग्राम में, जिस दौरान अमरीकी साबिक जनरल हैं किमिट, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने अपनी राय या तज्जिया देते हुए ये कहा कि उनको लगता है कि सारी ये जो टैरिफ्स की जंग थी, इसके अंदर भारत का जो रवैया रहा है उसने, या भारत का जो तकब्बुर रहा है उसने भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और ये भी उन्होंने कहा कि ट्रंप के दबाव के बावजूद अपनी पोजीशन भारत ने तब्दील नहीं की, जबकि पाकिस्तान बड़ा करीब आ गया वाशिंगटन के। फिर उन्होंने उस मुलाकात का हवाला भी दिया जो कि आसिम मुनीर साहब के साथ हुई। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान और यूएस के दरमियान में ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं या कुर्बत बढ़ रही है, इसके ऊपर भारत को सोचना चाहिए और उनको ज़रा रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपनी हिकमत अमली के ऊपर। अब ये सब कुछ तो हम देख रहे हैं, तज्जिया आपने मुलाहिजा भी किया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन इसके साथ एक हकीकत ये कि कल ट्रंप ने पहले ट्वीट करके इस बात का इजहार किया कि इंडिया को अमेरिका ने चीन और रूस के हाथों खो दिया है। इंडिया अमेरिका का एक बड़ा अहम शराकतदार समझा जाता था, लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब ट्रंप से सवाल हुआ तो उन्होंने मोदी को अपना बड़ा करीबी दोस्त भी कहा और फिर ये भी कहा कि मामलात ठीक हो जाएंगे भारत से। फिर जिसका मोदी ने रेसिप्रोकेट भी किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनके साथ हम भी अच्छे ताल्लुकात एंजॉय करते हैं। अब ये जो सारी हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप है, ये क्या है? क्या ये जो स्पैट हुई है, ख़ासकर जिस तरह से तज्जिए किए जा रहे हैं कि भारत का रवैया और तकब्बुर टैरिफ्स के मामले में ख़ास तौर पे इसने भारत को नुकसान पहुंचाया, गलत स्ट्रैटेजी रही है, इसमें कितनी सदाकत है, हकीकत है, ये सब कुछ जानते हैं अपने तज्जियाकारों से। और इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि क्या अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका है और इससे पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, फिर उसको भी इवेलुएट करेंगे। हमें इस सारी डिबेट के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, मैं सरफराज साहिबा, उमर चीमा साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे शुरू करते हैं। उमर, क्या समझते हैं, क्या जो हालिया दिनों में अमेरिका और भारत के दरमियान में रिलेशनशिप रहा है, फिर कल जो ट्वीट्स आए हैं, क्या कुछ मुख्तलिफ हो रहा है? क्या भारत जो अप्रोच अपनाए हुए है, ख़ासकर जब उसने अपनी कुर्बत शो की अमेरिका को चीन और रूस के साथ, तो वो सही स्ट्रैटेजी है और उसने काम किया है जो हम ट्रंप का बदला हुआ रवैया देख रहे हैं, बदला नहीं है? अलीना, जो जिस बयान की आप बात कर रही हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, मुझे उसमें कोई ऐसी चेंज नज़र नहीं आई। यानी कि ऐसा नहीं लग रहा कि उसकी वजह से रिलेशंस को बेहतर हो रहे हैं, कि मोदी जाके SCO समिट में गया और उसने पुतिन के साथ और प्रेसिडेंट शी के साथ तस्वीरें बनाई और उस वजह से ट्रंप ने कोई यू टर्न ले लिया है। इस तरह की बातें ट्रंप पहले भी करते आए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का लफ्ज़ वो कम ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा वो माय फ्रेंड मोदी इसी तरह वो बात करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उसको वाकई अपना दोस्त समझते हैं। ये एक तरह की आप कह लें कि एक हिपोक्रेसी है। ज़रा एक या आपने सादा अल्फाज एक ज़रा सॉफ्ट वर्ड्स में वो जिक्र करते हैं, अदरवाइज़ उनके जो फासले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये सिर्फ ट्रंप की हद तक नहीं है, ओवरऑल ट्रंप इंतज़ामिया में एक इस मामले में शदीद रिजेंटमेंट पाई जाती है। और मैं जब कहता हूँ ना ट्रंप इंतज़ामिया की बात, मैं वो इसलिए भी कर रहा हूँ कि जो ट्रंप के करीबी हल्के हैं उन्होंने इस बारे में कोई आर्टिकल्स भी लिखे हैं जिसमें उन्होंने वाजे किया है कि हमारा इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है। वो सिर्फ उसको दबाना नहीं है, उनको लगता है कि इंडिया जो है ना उसने हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। बेसिकली आप ये समझें कि जैसे अमेरिका एक इंटरनेशनल लेवल पे एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने हमारे हिस्से में चाइना के मुकाबले में
एक जो एक कंट्री को खड़ा किया वो ट्रम्प था, इंडिया था। और इंडिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हम जो बहुत ज़्यादा इंडिया को इकोनॉमी का क्रेडिट देते हैं, उसमें काफ़ी रोल जो है ना वो अमेरिका का है, कि अमेरिका ने बड़ी सपोर्ट दी है इनको। अब उनको लगता ये है कि ये हमारी सपोर्ट से ये दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, पांचवी तो वो बनने जा रहे हैं। लेकिन ये है कि ये अपनी तरफ से ये भी कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। जो हम कोई इंटरनेशनल स्टेज पे हमको फैसले करते हैं तो ये हमें किसी और साइड पर खड़े नजर आते हैं, हमसे भी फ़ायदा लेते हैं और जो हमारे मुखालफिन हैं उनसे भी फ़ायदा लेते हैं। तो ये जब तक इसको वो रिकलिब्रेट नहीं करते, वो आगे चीज़ों को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन यह है कि इस सारे अमल में मोदी के लिए ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक सफारती लिहाज पे था, खारजा महाज पर, और दूसरा सियासी लिहाज पे। तो उसने समझा कि मुझे सियासी लिहाज से खड़ा होना ज़रूरी है, और उसके लिए उसने जो पहले पोजीशन रशिया के हवाले से ली हुई थी वो उस पर खड़े रहे। अब उसकी एक कास्ट क्या है, वो ये है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात। इंडिया की जितनी भी इकानमी है वो बेशक चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएं, वो बेशक हर टाइम वो उधर मॉस्को में बैठे रहें, लेकिन उनकी जो इकानमी है उसकी बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है वो अमेरिका पर है। तो लिहाजा ये ऐसी बात नहीं है कि वो उधर जाकर मिल गया और जो सिर्फ इसका कोई अमेरिका को नुकसान होगा। इंडिया बजाते खुद मुतासरीन में शामिल है अगर ये रिलेशन ख़राब होते हैं, जो कि अभी हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि ये दरारें को इतनी जल्दी ठीक होने वाली हैं। ट्रम्प जो है वो जब तक अपनी को बातें चार इनसे मनवा नहीं लेगा, वो इनसे पीछे नहीं हटेगा। वो एक तौर पे इनको एक सिक्योरिटी के हवाले से क्वाड का भी उन्होंने हिस्सा बनाया हुआ था, लेकिन जो हमारे साथ उनका एक टाकरा हुआ और उसमें उन्हें पता चला कि इनके तो पल्ले कुछ नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, इनको हम चाइना के लिए तैयार किया था जो कि बहुत बड़ी पावर है, जो कि अमेरिका के मुकाबले की पावर है। तो लिहाजा वो उससे भी इम्प्रेस नहीं हुए। और अभी तक तो मुझे एक चीज़ें डिटीरियोरेट करती हुई नजर आ रही हैं कि उनके ताल्लुक ठीक नहीं हो रहे। एक चीज़ जो अभी भी ट्रम्प कार्ड उसके पास है, उसने जो इनकी जैसे मोबाइल फ़ोन है या इस तरह की चीज़ों पे अभी वो टैरिफ नहीं लगा। प्रॉबली शायद अभी जो उनकी आईटी प्रोडक्ट्स पर नहीं लगा, बाकी चीज़ों पर लगा हुआ है। जिस दिन उधर से उनकी तकरीबन जो 50% एक्सपोर्ट है इंडिया की, वो आईटी की प्रोडक्ट्स है। जिस दिन ट्रंप ने उधर भी टैरिफ लगा दिया, वो सारी एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को होती है। तो उस पर भी लगेगा तो इंडिया के लिए और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि क्या हमने सिर्फ ये इंडिया को ज़वाल पजीर होते हुए खुश होना है या कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। तो एक तो ये है कि हमारे पास दो गोल्स होनी चाहिए। एक तो ये है कि हम ट्रंप से खुद कैसे बच सकते हैं, उसमें तो हम कामयाब हो गए हैं। दूसरा ये है कि ट्रंप की पावर को हम अपनी फेवर में किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि जिससे को पाकिस्तान में सरमायाकारी आए। ओवरऑल जो एक अमेरिकन मसला है उसको हम अपनी फेवर में इस्तेमाल करें। ये चीज़ अभी देखने वाली है। हमारे ताल्लुकात, इसमें कोई शक नहीं है बिला मुबालगा कि पाकिस्तान ने खारजा महाज पे बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। लेकिन एक सिर्फ अलबत्ता ये है कि वो चीज़ें एक रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं, कोई इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की शक्ल में हमें नजर नहीं आ रही कि किसी तरफ से हमें सरमायाकारी आ रही हो। और उसके लिए इंटरनल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो फीजिबल माहौल बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल चाहिए उसके ऊपर बात। बट फ़खर साहब, ये आप कहिएगा, उमर साहब ने इसका एक पर्सपेक्टिव पेश किया। आपके ख्याल में क्या इंडिया की हिकमत अमली के अमेरिका के अलावा हमारे पास ना सिर्फ ऑप्शंस हैं, बल्कि वो ऑप्शन भी अमेरिका का नेमेसिस चाइना और रूस हैं? ये हिकमत अमली इंडिया के लिए वर्क कर रही है? आपको लगता है कि इससे ऐसा नुकसान हो रहा है इंडिया को जो शायद भरपाई करना मुश्किल हो? बहुत शुक्रिया अलीना। जो ट्रंप के हवाले से और ख़ास तौर पे जो अगर आप देखें जिस तरह से कल ट्रंप ने पहले तारीफ़ की और नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल बग़ैर तवक्कुफ़ के जो है वो उनका शुक्रिया अदा कर दिया। इससे एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि चाइना हो या रशिया हो, वो इनका कोई जो है वो नेमुल बदल नहीं हो सकता। जो ट्रंप का, जिस तरह उमर चीमा साहब ने भी बात की है, इकॉनमी के हवाले से हो तो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा जो इकनॉमिक जो रिलायंस है वो अमेरिका के साथ ही है। क्योंकि अगर चीन के साथ देखा जाए, चीन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है दुनिया के मुल्कों को, वो एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट्स आप किसी भी मुल्क के साथ देख लें, वो आपको नहीं मिलेगा, वो रेशो नहीं होती। तो इसलिए जो भारत के लिए सबसे फ़ायदेमंद जो है ताल्लुकात वो अमेरिका के साथ ही हैं। लेकिन ये अमेरिकियों को भी अब रियलाइज़ हो चुका है कि कैसे
भारत इनको एक्सप्लॉइट करता रहा है। देखें, इसकी कुछ वजूहात हैं। अगर आप देखें, जो सदर ट्रंप का पूरी ये जो दूसरा टेन्योर है उसका वो रिवॉल्व कर रहा है उनकी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ तिजारत के हवाले से, मेक इन इंडिया के हवाले से, और उसको वो बुनियाद बनाते हैं टैरिफ पे कि हर मुल्क के ऊपर दबाव डालते हैं टैरिफ के ज़रिए। और जो टैरिफ का अगर आपको ये पता हो कि ये जो आइडिया दिया गया है ये उनके जो सबसे ख़ास मुशीर हैं पीटर नवारो, उनकी तरफ से दिया गया था। और पीटर नवारो ही इसके, अगर आप ट्वीट्स देखें और उनके बयानात देखें, सबसे ज़्यादा जो इंडिया मुखालिफ इस टाइम बयानात आ रहे हैं, दो लोगों के आ रहे हैं, पीटर नवारो के आ रहे हैं, और जो दूसरे हैं हावर्ड लुटनिक जो इनके वज़ीर ख़ारजा हैं, ख़जाना हैं, उनके आ रहे हैं। दोनों ये समझते हैं कि भारत उनको चीट करता रहा है। जो पीटर नवारो हैं वो ये समझते हैं कि जो रूस से तेल मंगवाया जाता है वो दरअसल भारत के जो बरहमन हैं वो उसका जो है फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह जो इनके वज़ीर ख़जाना हैं वो भी ये समझते हैं कि जो भारत की तरफ से ऑयल इंपोर्ट है रशिया से, वो 2% थी रूस और यूक्रेन की वॉर से पहले, जो कि भारत ने बढ़ा के 40% तक कर दी, यानी सालाना $60 बिलियन तक जो है वो भारत रूस से तेल खरीद रहा है और वो उसको रिफ़ाइन करके आगे फिर मंडियों में बेचता है और महंगे दामों बेचता है। इससे भारत जो है वो रूस की जंग को दरअसल सपोर्ट कर रहा है और ये मोदी की वॉर भी है। तो ये जो अमेरिका के अंदर ये अब रियलाइजेशन हो चुकी है और ख़ास तौर पे ट्रंप के करीबी हलकों को ये जो एक एहसास हुआ है कि कैसे भारत एक्सप्लॉइट कर रहा है अमेरिका के रिसोर्सेज को और फिर उसको जो है वो रशिया के साथ भी वो कर रहा है। तो इससे ये मेरा ख्याल है कि ये जो सदर ट्रंप की तरफ से कल वो दिया गया है, जो बयानात दिए गए हैं, उसको मेरा ख्याल है इंडिया में एक गलत वो समझा गया है, क्योंकि जो सदर ट्रंप का देखा जाए वो बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, माई फ्रेंड, माई जो ग्रेट फ्रेंड, और ये इस तरह के जो एडजेक्टिव्स यूज़ करके वो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा नहीं लगता कि बज़ाहिर कोई इतनी आसानी से अब अमेरिका और जो भारत के दरमियान ताल्लुकात हैं कोई इतनी जल्दी आसानी से दोबारा उनका जो गैप है वो ख़त्म हो सकेगा, क्योंकि सिर्फ तेल के हवाले से नहीं है, अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूसरे ब्रिक्स के हवाले से भी हैं, क्योंकि इस टाइम जो डॉलर को चैलेंज कर सकता है वो ब्रिक्स का ब्लॉक है। वो जो एक मुश्तरका करेंसी लाने के हवाले से भी एलामिया में उनका तरफ से किया गया था। तो ये ब्रिक्स से भी अमेरिका का मुतालबा सिर्फ यही नहीं है कि आप ऑयल इंपोर्ट खत्म करो रूस के साथ, बल्कि ब्रिक्स से भी बाहर निकलो और डॉलर को बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खासकर अगर खित्ते में देखें एक पोजीशन खाली है, भारत से अगर दूरियां हो रही हैं, तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और क्या पाकिस्तान वो जगह पूरी कर सकता है? बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान के लिए डबल अपॉर्चुनिटी है। चाइना से भी एक अपॉर्चुनिटी है और उसके साथ साथ अमेरिका से भी है। चाइना का अगर आप देखें तो उनकी जो इंडस्ट्री है वो हर साल जिस तरह से ग्रो कर रही है, उनको भी कोई ऐसा मुल्क चाहिए, ख़ासतौर पे जिस तरह ट्रंप के टैरिफ के बाद जिस तरह से चाइनीज़ कंपनीज़ और जो चाइनीज़ जो गुड्स हैं उसके ऊपर जो टैरिफ की एक जो रेशो है वो बढ़ गई है, तो उससे पाकिस्तान चाइना से भी इससे मैं समझता हूँ कि फ़ायदा उठा सकता है। और दूसरा, उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट है इस टाइम टेक्सटाइल है, पाकिस्तान अगर उसमें ही टेक्सटाइल सेक्टर पे ही फोकस करके अगर अमेरिका के अंदर, क्योंकि उसका कंपेटिटर्स के ऊपर ज़्यादा टैरिफ है, तो पाकिस्तान एक तो अपने इंडस्ट्रीज़ और उनको जो है फैसिलिटेट करके अमेरिका की जो मार्केट्स हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, और उसके साथ साथ जो चाइना का है जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, तो वहाँ से भी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ शिफ्ट करने के लिए कोई बेहतर अगर और पुरकशिश कुछ इस तरह की वो देता है, सहूलियात देता है, तो पाकिस्तान दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर तौर पे दोनों ममालिक से एक ताल्लुकात को वो किया जा सकता है। महमल, अमरीकी सदर ने कल कहा देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, क्या इसको फेस वैल्यू के ऊपर लें या आपको लगता है कि अंदर खाने कुछ चल रहा है जो कि ज़्यादा कंसर्निंग है भारत और अमेरिका के दरमियान? और फिर ऑब्वियसली जैसे तज्जिए तबसरे हो रहे हैं अमरीकी मीडिया में भी कि आसिम मुनीर की मुलाकात ने बहुत उसमें कंट्रीब्यूट किया, क्या आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका का ये ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है और ये किसी नए लेवल पर जा सकता है? देखिए लीना, पहले तो बात कर लेते हैं जो भारत अमेरिकी ताल्लुकात हैं। एक तो ये कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, और क्योंकि आपको मालूम है कि सदर ट्रंप जो हैं वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल भी हैं, तो वो तो जो है कब ये ठीक होगा। लेकिन आप ये देखें कि क्या अमेरिका अपनी पोजीशन से पीछे हटा है कि नहीं टैरिफ्स के मामले पे। अभी एक दिन पहले गालिबन ये यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लटनिक, उनका जो इंटरव्यू था ब्लूमबर्ग के साथ, उसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया अपनी जो है वो ऐसा लग नहीं रहा कि वो अपनी मार्केट्स ओपन करना चाह रहा है दुनिया के लिए, वो रशियन तेल भी नहीं बंद कर रहा खरीदना। फिर उन्होंने जो जिस तरह से वार्निंग देते हैं इंडिया को, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स से दूर हो जाएं, आप तो एक वॉवल बन गए हैं बिटवीन रशिया एंड चाइना, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने उसके बाद बेसिकली कहा कि आपका जो बिगेस्ट क्लाइंट है वो अमेरिकी कंज्यूमर है,
तो आपको तो उनको ही देखना चाहिए या केटर करना चाहिए। तो आप अपने देख लें कि क्या बेसिकली उन्होंने इस तरह बड़ी उन्होंने सख्त जुबान इस्तेमाल की। फिर एक और उन्होंने चीज की, उन्होंने कहा कि 1 या 2 महीने के अंदर इंडिया जो है, इंडिया विल बी ऑन द टेबल एंड से सॉरी, ये उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि बेसिकली इंडिया ट्राई करेगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई डील कर सके। अच्छा, ये बात तो हो रही है भारत के अंदर भी कि इंडिया चाहता है कि यूके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं तो कोई डील इवेंचुअली हो जाए, लेकिन किस तरीके से इसको आगे कैसे बढ़ना है, बाकी सब कुछ कैसे होना है, तो ये तो जाहिर बात है बैकडोर निगोशिएशंस बिल्कुल चल रही होंगी। तो उनकी भी मार्केट के अंदर एक बड़ी खलबली भी इस वजह से जो है वो मची हुई है। तो एक तरफ तो ये अमेरिका तो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटा, बेशक ट्रंप साहब जो है वो कुछ भी कहें, और शायद उन लोगों को नजर आ रहा हो कि बैकडोर जो भी चीजें चल रही हैं आगे चंद माह के अंदर ये चीज शायद ठीक हो जाए, कुछ चीजें इंडिया मान जाए, क्या इनका गिव एंड टेक होगा वो देखा जाएगा। अब असल में ना ये कि पाकिस्तान इसके अंदर क्या कर सकता है। देखिए, जब तक ये टैरिफ्स हैं और ये अंडू अगर नहीं होते तो पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इससे जरूर फायदा उठा सकती है, कंपेटिटिव हो सकते हैं। जाहिर बात है कोई इस तरह उनके अमेरिका के अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान जिनके लिए कर सकता है कि हम जो है वो ग्रैब करें मार्केट। तो एक तो वो है मार्केट शेयर। दूसरी चीज रीना ये कि देखें, ये नहीं हो सकता कि हम इस चीज पे रिलाय करें कि इंडिया और भारत के ताल्लुकात क्योंकि खराब होंगे तो हमने उसकी वजह से कोई फायदा उठाना नहीं। हमारे ताल्लुकात इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन है। हमारे ताल्लुकात सारे ममालिक के साथ इसी तरह के इंडिपेंडेंट हमारे अपने हैं। देखें, हमने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट, हमने अपना मुफाद देखना है, कौमी मुफाद देखना है। आप देखें, शहबाज शरीफ साहब ने जो पुतिन को भी बात यही की थी कि हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं और हम भी चाहते हैं कि आपके साथ हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हों। तो ये जो चीज़ है हमें यही सोचना चाहिए कि उनके किसी के चाहे भारत है जैसे भी ताल्लुकात हो, हमने अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं। हमारे आप देखें अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बहुत उतार चढ़ाव ओवर द डेकेड्स आता रहा है। अभी हम क्लोज भी होते हैं, फिर हमारा बिल्कुल वो बीच में आप देखें बिल्कुल कोल्ड हो गए थे रिलेशनशिप, यानी कि बिल्कुल ही एक तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। अब वो दोबारा ठीक हुआ, बड़ा वार्म रिलेशनशिप भी है। इसको हमने कैसे कैपिटलाइज करना है ये इंपॉर्टेंट है। जहां तक इंडिया और चाइना की बात है, देखिए जो भी हो जाए, उनकी ट्रेड भी चलती है, बाकी भी सब कुछ, लेकिन इंडिया और चाइना की तो वो रिलेशनशिप नहीं हो सकती जो हमारी चाइना के साथ है। वैसे भी चाइना उस तरीके से इंडिया को ट्रस्ट तो नहीं करता, उनके भी टेरिटोरियल इश्यूज हैं, उनके भी बड़े मसाइल हैं, उनको ये भी पता है वेस्ट ने इंडिया को प्रॉप अप किया था इस खित्ते के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए। तो वो सारी चीजें भी है। तो हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर इंडिया और चाइना के ताल्लुकात अगर बेहतर बेहतर, कि हमारे इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया चाइना या इंडिया यूएस रिलेशन है। तो हमें अपने ताल्लुकात, अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है हमें फोकस करना है, किस तरीके से हम इकोनॉमिकली उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरह से हम डिप्लोमेटिकली बेनिफिट ले सकते हैं। इन सारी रिलेशनशिप को किस तरीके से अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और आजकल हमारी फॉरेन रिलेशनशिप जो है वो फॉरेन रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको किस तरीके से मजीद बेहतरी की तरफ ले जाना है इस पे हमें फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। मैं साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और दोबारा मैं ऐसी चीज़ के ऊपर आऊँगी कि अगर हम इकोनॉमिक से हटकर डिप्लोमेटिकली बात करें, जिस तरह से भारत कोजीनेस एंजॉय करता था अमेरिका के साथ, अब वो स्पेस थोड़ी खुली है, क्या पाकिस्तान कहीं ना कहीं वो कोजीनेस एंजॉय कर सकता है? क्या वो रूम है? या फिर माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान के भी बड़े जब भी पाकिस्तान करीब होता है अमेरिका से, कोई डिमांड हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो इट ब्लोज अप इन आवर फेस, तो वहाँ पर हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। देखिए, पिछले 10 सालों में दुनिया बड़ी तब्दील हुई है और एक तरीके से एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तश्कील पा रहा है। इस वक्त जो इंडिया के हवाले से बात की जा रही है वो इंडियन स्पेसिफिक बात नहीं की जा रही, बल्कि मोदी स्पेसिफिक बात की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह जो अमेरिका में तब्दीली आई है वो भी एक गैर मामूली तब्दीली है। यानी कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और उन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीते डोनाल्ड ट्रंप। अब जो अमेरिका की पॉलिसी है, ये अमेरिका की पॉलिसी कम डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ज़्यादा नज़र आती है। इसी तरह अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया में जो मोदी स्पेसिफिक नैरेटिव बिल्ड हुआ उससे खुद इंडिया के लोग बहुत परेशान हैं। इंडिया की चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे पॉलिटिकल एलीट हो, वो बिल्कुल मोदी के और वो समझते हैं कि मोदी ने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक पॉपुलर सेंटिमेंट नरेंद्र मोदी के साथ भी है और एक पॉपुलर सेंटिमेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी है। लेकिन आप दुनिया में आप देखें कि इन दोनों शख्सियात का अगर आप जायजा लें तो आपको हैरानकुन वो होगा कि एक जो दुनिया की मजबूत जमहूरियत में कौन सी क़यादत जो है वो सामने आई है इस तरह। बिल्कुल इसी तरह इससे पहले कभी भी हमने नहीं देखा था कि चीन इतना ओपन हुआ हो।
अब चीन में जो ओपननेस नज़र आ रही है और जिसके एक मुजाहरा उन्होंने अभी जो उनकी मिलिट्री माइट है वो शो करके दिखाया है, तो और दुनिया को एक पैगाम दिया है कि वो कितनी बड़ी कुव्वत बन चुके हैं इस वक्त, वो इकोनॉमिकली भी और मिलिटरली भी उसमें। तो इसमें पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बहुत बेहतर अंदाज में अब तक खेले हैं और उनको एक एज हासिल हुई है जब इंडिया के साथ जंग हुई, और इवन अदरवाइज उनके लिए एक चीज़ है बहुत इत्मीनान बख्श है कि जिस तरीके से अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में कशीदगी आई है। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए हमेशा परेशान कुन रही है और शायद इंडिया के लिए भी, वो ये कि हमारी पॉलिसियाँ एक दूसरे स्पेसिफिक होती हैं। इंडियन पॉलिसी पाकिस्तान स्पेसिफिक नज़र आती है, पाकिस्तान की पॉलिसी इंडियन स्पेसिफिक नज़र आती है, और उसके ज़ाहिर रीजंस मौजूद हैं। एक हॉस्टाइल नेबर की तरह हम जिंदगी गुजारते हैं। तो हमारा सबसे इस वक्त हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारा सबसे बड़ा इशू विद इन पाकिस्तान ये है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपकी। तो हमारे यहाँ जो इस वक्त हमारे पास जो दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हमने खारजा उमूर पर हमने बहुत अच्छे कार्ड्स खेले हैं, लेकिन उसको वो सस्टेन हम सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं कि हम इंटरनली मजबूत रहें, इंटरनली हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, इंटरनली जो आपके यहाँ फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज आ रहे हैं, आपके यहाँ जुडिशल राइट्स के इशू आ रहे हैं, आपके यहाँ मीडिया राइट्स के इशू आ रहे हैं, ये हमें दुनिया में एक दूसरे तरीके से मुतारिफ करा रहे हैं। इसलिए इस महाज पर हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। बाकी जो आप इस वक्त देख लें कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो एक नई सीपैक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसी तरह बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर तब्दीली है, अफगानिस्तान की तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर तब्दीली है। तो चीज़ें आपके यहाँ आपके लिए दुनिया में ग्लोबली बहुत पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन क्या हम इंटरनली उन चीज़ों को अपने आप को मुत्तहिद करके उन पॉलिसीज़ को मजबूत बना सकते हैं? ये हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, और इसके लिए ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस वक्त अपॉर्चुनिटी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। दुनिया आपको इस वक्त बड़े बड़े ममालिक जो है वो आपके साथ एक बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें इंटरनली मजबूत होके इन ताल्लुकात में और कितना हम पाकिस्तान के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा उमर चीमा साहब, क्विकली एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। इस वक्त हम बड़ी क्लियरली देख रहे हैं कि जो सारी जंग है, सारी जो इस वक्त लड़ाई है, वो पावर डायनामिक की है, राइट। अमेरिका जो कि सोल इजारादार था दुनिया का काफ़ी अरसे के लिए, अब ऐसा लग रहा है, और ख़ासकर जो चाइना ने डिस्प्ले ऑफ पावर किया है उसके बाद, कि वो सोल पावर नहीं रहा। अब अमेरिका तिल मिला रहा है, वो ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूं। कल का जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ वॉर दोबारा नाम रख देना अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, इट शोज़, राइट। सो ऐसे में जब भारत अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, और उसके दुश्मनों के साथ जाके खड़ा हो रहा है, तो डू यू थिंक पाकिस्तान कुछ डिफरेंटली करके तो यहाँ पर अमेरिका के साथ कुछ ज़्यादा गेज कर सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर, या फिर नहीं? देखिए, एक तो हमें जो इस सारे क्राइसिस में एक फ़ायदा है वो ये है कि हमारी एक वाइट हाउस तक रसाई बढ़ गई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले वाइट हाउस को आपके दुश्मनों से पहुंच रही होती हैं आपके बारे में, अब आपके पास मौका है कि आप खुद उनसे बात कर सकते हैं, और जब आप खुद उनसे बात कर सकते हैं, आप कोई कॉमन ग्राउंड्स भी तलाश कर सकते हैं, आप उनको इंगेज भी कर सकते हैं। मैं जिस तरह वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात कर रहा था, मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान इसके लिए कोशिश नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। इन्होंने कोई लॉबिंग फर्म्स भी उधर हायर की हुई हैं, ये चाहते भी हैं कि हमारा एक लॉन्ग टर्म उनके साथ, एक अमेरिका के साथ एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो, ठीक है, लेकिन वो अभी तक हो नहीं रही। शायद ये भी बात है कि चूंकि हमारा एक काफ़ी देर से, और दहाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा जो एक तारफ की वजह रहा है वो एक मिलिटेंसी रहा है कि वार ऑन टेरर के हवाले से, या ये है कि इधर दहशतगर्दी होती है, तो एक जो सरमायाकार है उसका ज़हन बनते हुए भी टाइम लगता है। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, हमें पिछले दिनों जो IPPs के साथ हमने रीनेगोशिएट किया है, कहने को तो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल लेवल पे एक उनकी विक्ट्री थी, लेकिन जो सरमायाकारी के एक फील्ड में जो बाकी लोग देखते हैं वो कहते हैं यार ये तो मुल्क जो है इनकी तो कोई एक बात नहीं होती। ये पहले इन्होंने
रेकोडेक वालों के साथ किया, इन्होंने एक डील की और इनकी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आगे कैंसिल कर दी। तो अभी जो ये गवर्नमेंट है, ये पहले इन्हीं की एक गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे साथ डील की हुई थी और ये आए हैं बाद में, ये हमसे रीनेगोशिएट कर रहे हैं। तो इस वजह से भी एक ज़रा ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा होता। लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हमारी जो असल एक मैयर है सक्सेस की वो यही है। अगर हम भारत के हवाले से देखते हैं कि जिस तरह भारत ने मुआशी तौर पे अपने आप को बड़ा किया है, इंडिया से फ़ायदा उठाया है, ठीक है, तो उससे हमें अमेरिका से फ़ायदा उठाया है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अमेरिका की पावर है उसको इस टाइम पर जब हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, इस पावर को अपनी फेवर में हम किस तरह से कर सकते हैं। एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ के ऊपर और बात करना चाह रही हूँ कि जो हमारी एक अरसे तक लॉबीज़ थी इंडिया की, जो हमारी लॉबीज़ को काउंटर करती थी, हमारा नैरेटिव अमेरिका तक पहुँचना नहीं था, वहाँ पर हमारी बात होती भी थी तो उसके ऊपर काउंटर नैरेटिव आता था और वो बड़ा गालिब होता था। बट अब हम देख रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तो इस सिफारती स्पेस से हम खास तौर पर किस तरह से फ़ायदा उठाएं? आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। महमल, इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी लीना, दो चीज। जो पहला आपका सवाल है लॉबिंग का, हाँ। तो ये तो हमने देखा कि आप इवन ये पहलगाम अटैक अगर देखें, इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि वो वेस्टर्न ममालिक को जो है, खासतौर पे अमेरिका और जो यूरोपियन ममालिक हैं, इनको अपने साथ कर सके और हमारे खिलाफ जिस तरह पहले उकसाता था वो चीज कर सके। लेकिन एक तो ऑब्वियसली एविडेंस था ही नहीं, लेकिन उससे पहले उनका प्रोपेगेंडा जो है वो दुनिया में हमने काम करते देखा है। झूठा प्रोपेगेंडा भी उनका काफी काम करता था, क्योंकि एक पाकिस्तान के भी इमेज के इशू से सारा कुछ था। तो एक तो वो नहीं काम किया। दूसरा ये कि इंडिया ने खुद जो ग्लोबली अपने आप को हर्ट किया वो ग्लोबल टेररिज्म की वजह से किया। असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो इन्होंने किए हैं, कनाडा में तो खैर असैसिनेशन कैरी आउट किया, अमेरिका में अटेम्प्ट की, तो ये वाली जो चीजें उनके। और अब भी आप देख लें कि ट्रंप के दौर के अंदर इंडिया ने बड़ी लॉबिंग की है ये जो टैरिफ वाली चीज के ऊपर भी। उसके बावजूद जो है, क्योंकि ट्रंप जैसे एक प्रेसिडेंट, क्योंकि ये भी एक बड़े डिफरेंट किस्म के प्रेसिडेंट है, इस तरह का भी कोई प्रेसिडेंट पहले अमेरिका में, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो वो भी काम नहीं कर रही। अच्छा, दूसरी जो चीजें ना लीना, कि हम इकोनॉमिकली जिस तरह अभी बात हो रही थी किस तरह से हम फायदा उसका उठा सकते हैं, मसला ये होता है लीना कि हमारी क्या कैपेसिटी है कि हम मार्केट्स कैप्चर कर सकें। हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। बेसिकली इकोनॉमिकली हम स्टेबल तो हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें अपनी इंडस्ट्री की भी कैपेसिटी बढ़ानी है। तो ये भी एक चीज है। मैं तो खासकर इस चीज के ऊपर बात करनी चाह रही थी, क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की बात करते हैं या अपना उस तरह से स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं पाकिस्तान के लिए लेने के लिए, तो मामला ये आता है आप किसी के पास अपनी सीवी लेके जाएं, पहले वो आपकी सीवी देखे तो आपकी बात तो सुने। इतनी दिहाइयों तक हमारे साथ ये होता रहा कि हमारी तो बात ही नहीं वहाँ तक पहुँचती थी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। हमारा नैरेटिव को काउंटर करने के लिए इतनी चीज़ें थी कि दहशतगर्द नेशन है, ये सही नहीं है, कंड्यूसिव माहौल नहीं है। अब वो चीज़ बनना शुरू हुई। हाँ, अभी भी मैं कहूँ तो देखें, इंडिया जो है वो चाहेगा कि हम वो मार्केट ना कैप्चर कर सके। जो प्रॉक्सी वॉर इंडिया जो यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान में करा रहा है, वो डीएलए की सूरत में बलोचिस्तान में, वो टीटीपी की सूरत में पूरे पाकिस्तान में हो, खासतौर पर और बाकी, तो वो ये इसको जारी रखना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना हो। तो ये भी, इसको भी हमें काउंटर करना है। मैं एग्जैक्टली इस पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रही थी। अच्छा जी, विद दैट एक थोड़ी सी ब्रेक लेनी है हमें जी, ब्रेक लेते हैं और वापस आपके सवालों के साथ। आई थिंक दिस हैज़ कंक्लूडेड। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। आफ्टर ब्रेक वेलकम बैक। आप लोगों ने जो यूट्यूब के ऊपर सवाल भेजे उनके जवाब जानते हैं। मज़े साहब से पहला सवाल करते हैं। मज़े साहब, ये पूछा जा रहा है कि शेख वकास अकरम ने एपीसी में जुनैद अकबर की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं, और जिस पर जुनैद अकबर ने कहा कि सियासी खाना बदोश हमारी कारकर्दगी पर तनकीद ना करे, वो खुद 1 साल से पार्लियामेंट नहीं आए। क्या जुनैद अकबर साहब ने जो जवाब दिया है वो जायज़ है? हंस रहे हैं आप सर। देखिए, पहली चीज़ ये कि ये जो विद इन पीटीआई का इशू है, ये बहुत संजीदा इशू है और इसने सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाया है। और ये जिस तरीके की, अब आप देखें ना, अगर आप सियासी खाना बदोश कह रहे हैं किसी एक को, तो सियासी खाना बदोश तो तहरीक इंसाफ में बहुत से हैं, और सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं और भी जमातों में है उसमें। लेकिन ये आप किसी पार्टी के इंटरनल प्लेटफॉर्म पे तो ये बात कर सकते हैं आप कि पार्टी के अंदर, लेकिन आप एक तरीके से ऐसे फोरम पे आप ये बात नहीं कर सकते जिस फोरम में और भी जमातों के लोग मौजूद हों। ये तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं था जिस तरह की ज़बान उन्होंने शेख वकास, अब शेख वकास भी एक मुख्तलिफ किस्म के वो हैं, उनका बिल्कुल ठीक है कि उनका मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनको कबूल किया ना,
तो अगर तहरीक इंसाफ ने उनको है। कबूल किया है तो फिर तहरीक इंसाफ के हर लीडर को उसे कबूल करने की ज़रूरत है उसमें, या तो मेरे ख्याल में तो ये जो ज़बान इस्तेमाल की गई ये मुनासिब नहीं थी दोनों तरफ से। ओके, बहुत शुक्रिया बज़र अब्बास साहब। फ़खर साहब से फ़खर दरारी साहब, पूछा जा रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, 6 सवालात उठाए हैं अदालती अमल पर और क्यों मुतअद्दिद मीटिंग्स नहीं बुलाई गई उसके ऊपर सवाल किए। क्या अहमियत है इस ख़त की मौजूदा हालात में और असरात क्या होंगे? बहुत शुक्रिया। ये इस तरह के खतूत जो हैं ये काफ़ी अरसे से ये जो है ये सिलसिला खतूत का शुरू हुआ है, और इससे क्या जो अवाम में अदलिया के ऊपर एतमाद है वो बढ़ सकता है, या जिस तरह की एक वो इंटेंशन बताई जाती है, और दूसरा ये कि ये जो अदलिया की आज़ादी के लिए ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। देखें, पहली बात तो ये है कि हमेशा से जो अवाम का एतमाद है अदलिया के ऊपर वो खतूत से नहीं बहाल होता, बल्कि वो फ़ैसलों से होता है। अवाम को रिलीफ मिलेगा तो उनको ऑटोमेटिकली अदलिया के ऊपर जो है वो एतमाद वो हमेशा होगा कि हम अदालत में जाएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये इस खतूत से अवाम के जो है वो एतमाद बहाल नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बात है ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़त के हवाले से, ये ज़्यादातर अगर आप देखें तो इसमें जो है वो इंतज़ामी अमूर के हवाले से बातें की हैं उन्होंने, और जो नुकात उठाए गए हैं वो इंतज़ामी अमूर के हवाले से ही हैं। तो इसमें अदालती फ़ैसलों के हवाले से कोई नहीं है जिससे ये एक इम्प्रेशन मिले कि ये अदलिया की आज़ादी के हवाले से वो किया जा रहा है, बल्कि ये अपने अपने अख्तियारात और अपने अपने जो इंतज़ामी अमूर के हवाले से है ये मामलात को उठाया जा रहा है। इससे ये जो एक वाज़े तौर के ऊपर अदलिया के अंदर जो तकसीम है वो वाज़े हो जाती है, क्योंकि ख़त लिखना और इंतज़ामी अमूर के हवाले से अगर सारे के सारे मसाइल हैं 26वीं तरमीम के बाद तो है ही इंतज़ामी उमूर से मुतल्लिक ना, कि क्यों सर्टन मीटिंग्स नहीं बुलाई जा रही, क्यों जजेस सर्टन बेंचेस में लगाए गए हैं, बाकी जो नहीं लगाए गए उनकी वजह क्या है, और बहुत से कवायद ज़वाबित जो अभी तय होना बाकी है। अलीना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके बाद ये जो अख्तियार है जो मीटिंग्स बुलाने के हवाले से ये चीफ जस्टिस का है, और ये इंतज़ामी मामला है। और अगर ये इंतज़ामी मामलात को जो है वो ऑफिस के अंदर ही खुद जो है वो निपटा दिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप ख़त लिखें और मीडिया को लीक कर दें। अच्छा। इससे जो अदलिया के अंदर जो तकसीम है, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा आप ये इन मामलात को उठाने से नहीं, बल्कि ये इस तरह खतूत जो लीक करना है उससे ज़्यादा अदलिया की जो आज़ादी है उसको नुकसान पहुँच रहा है, और इससे अल्टीमेटली जो फ़ायदा उठाएगी वो इस्टेब्लिशमेंट ही उठाएगी, और आवाम का जो एतमाद है वो तो यही समझेंगे कि ये खुद आपस में लड़ रहे हैं तो हमें क्या इंसाफ मिलेगा। साल साल से यही वजह है कि जो पेंडेंसी है वो नहीं बढ़ती। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये जो खतूत का सिलसिला है बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये मीडिया पे लीक करके इस तरह नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया फ़खर दरानी साहब, इंटरेस्टिंग ज़ाविया उन्होंने पेश किया। इसी के साथ एक छुट्टी लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे बाकी सवालात के साथ। वेलकम बैक। महमल सरफराज साहिबा के लिए जो सवाल भेजा गया है उनके सामने रखते हैं। महमल, पूछा जा रहा है ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि यह तासुर गलत है कि नवाज शरीफ अपने नज़रियात से हट गए हैं, वो निज़ाम से मुतमईन है और इस तसलसल की वजह शहबाज शरीफ की शख्सियत है। ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ क्या दुरुस्त है? देखिए ना, पहली चीज़ तो ये है कि दिलों के भेद तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, तो हमें तो नहीं मालूम कि मियाँ साहब के जो है वो दिल के अंदर क्या है, लेकिन हो सकता है कि वो अभी भी उनके दिल के अंदर वही जो एक उनकी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स एक ज़माने में थी हो, और या ये हो सकता है कि उन्होंने अपने क्लोज सर्कल के अंदर कोई इस तरह की बात भी की हो। लेकिन हम जिसके ऊपर तज्जिया दे सकते हैं या हम जिस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं वो तो वही है जो एक पब्लिक स्टांस है, जो पब्लिकली नजर आ रहा है, और वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वोट की इज्जत दो वाली सियासत छोड़कर और बेसिकली हाइब्रिड निज़ाम को कबूल करने की सियासत जो है वो की है। और बेशक इसकी वजह मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन देखिए शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत तो नहीं बदली। शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा मुफाहमती सियासत पर ही यकीन रखते थे, उनकी तो पॉलिसी मुफाहमत ही की होती थी, वो तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कभी भी नहीं उन्हें कंसिडर किया गया। अगर आप माजी में जो कोई आप ब्रिज या गो बिटवीन देखें एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान, वो शहबाज शरीफ साहब ही थे। अगर कोई डील हुई भी है बैकडोर पे तो वो शहबाज शरीफ साहब की ही वजह से हुई है। तो ये कहना कि वो तसलसल की वजह उनकी शख्सियत है, उनकी शख्सियत हमेशा से ही ऐसी थी। तो मियाँ साहब की जो भी सोचो, हम तो यही बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने अनफॉर्चुनेटली जो एक उनका था
एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट या सिविलियन सुप्रीमेसी की मैं बात करूंगी कि सिविलियन बालादस्ती के ऊपर जो उनका एक था कि सियासतदानों की बालादस्ती होनी चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, उससे वो बिल्कुल पीछे हट गए। और अलीना खाली वो नहीं दिखे, ये हम देख रहे हैं कि सारी सियासी बातें, अगर हम इवन आप कहें कि पीटीआई की भी बात करें, अगर आपको लगता है कि वो ऐसी बात है, वो सिविलियन सुप्रीमेसी की तो बात नहीं करते। पीटीआई तो बेसिकली यही चाहती है कि कोई डील हो और हम आज, वो भी हाइब्रिड निजाम जो है वो 2018 से एक शुरू हुआ था और उसका तसलसल है कि हाइब्रिड प्लस, हाइब्रिड प्लस प्लस, हाइब्रिड 2.0, हाइब्रिड नई शक्ल में और अब एक हाइब्रिड परमानेंट किस्म की शक्ल में। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की रियलिटी है कि हमारी तमाम सियासी जमातों ने इस बात से समझौता कर लिया है कि हाइब्रिड इज हियर टू स्टे। और अब हमने किस तरह हाइब्रिड को खुश रखना है, एस्टैब्लिशमेंट को खुश रखना है, और हमने इस निजाम का आई थिंक नवाज शरीफ साहब जैसी शख्सियत बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए, और मेरा ख्याल है सवाल इसलिए भी जायज़ है बिकॉज एक स्टेट्समैन और एक उनके साथ ये सिंबॉलिक वैल्यू अटैच थी कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, जमहूरियत के लिए एक स्टैंड लेते हैं और ओवर द कोर्स लेते आए हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी बेनज़ीर करें, फिर आगे कहीं ना कहीं इनहेरिट किया वो बिलावल ने वो तासुर। आज जब उससे हट जाते हैं या वो खामोशी जाहिर करते हैं सिस्टम के ऊपर, तो क्या आपको भी ताज्जुब होता है या नहीं? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो 1990s में जब उन्होंने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और फिर हमने देखा कि उनके हर आर्मी चीफ के साथ जो है ताल्लुकात, जब वो खुद वजीर आजम बने, उससे पहले जो भी उनका माजी था, लेकिन उन्होंने वजीर आजम बनकर अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी हर बात उनकी नहीं मानी, और इसी वजह से इवन 2013 में जब वो इतने वोट लेकर इतनी एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ उनकी हुकूमत थी, तब भी 2014 का भी धरना होता है, क्योंकि एक वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इंडिपेंडेंस, बाकी चीजों पर सर्ट कर रहे थे। अब मैं यही बात करी कि बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो, पीपल्स पार्टी हो, मियां नवाज शरीफ साहब हो, नून लीग की, इन लोगों ने माजी में बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, बड़े समझती हैं कि नजरिया से हट गए नवाज शरीफ साहब। अब वो हट गए, नहीं हट गए। देखिए ना, मैंने यही कहा कि सारी सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया कि हाइब्रिड इज हियर टू स्टे, और हमने इस हाइब्रिड निजाम में से ही आना है। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है हमारी जमहूरियत के लिए। मैं तो ये बात करी कि सिविलियन बालादस्ती एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल था और उसके लिए लड़ना ही चाहिए था, लेकिन अब सारी सियासी जमातें उससे पीछे हट। बहुत शुक्रिया महमल। उमर चीमा साहब से आते हैं। चीमा साहब, पूछा जा रहा है पाकिस्तान ने अफगान पनाह गुज़ीनों की बेदखली रोकने की अक़वाम मुत्तहिदा की अपील मुस्तरद कर दी। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि बग़ैर दस्तावेज़ात अफराद वापस जाएँ। क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? पहली बात तो ये कि मुझे इन जो अफगान पनाह गुज़ीन इनके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, और हमदर्दी इसलिए है कि ये नस्ल दर नस्ल बेचारे गरीबुल वतन है, ना अपने मुल्क में सुकून में रह रहे हैं और ना बिरून मुल्क उनके लिए कोई इतनी आसानियाँ परेशानियाँ हैं। लेकिन यह है कि जो बात आप कर रही हैं उसमें अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि पहले तो मगरबी ममालिक की तरफ देखें, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि इनको उधर उन्होंने अपने पास लोगों को रिपैट्रिएट करना था, ये अभी तक उनको भी नहीं कर पाए, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने उनको वापस भेजा है। पाकिस्तान को आइडियली ये चाहिए था कि जब अफ़गान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में आए थे, इनकी उस टाइम डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए थी, लेकिन जो पाकिस्तानी स्टाइल है काम करने का वो ऐसे ही है कि चलो देखी जाएगी बाद में। तो वो जो ये वाली बात है ना कि बाद में देखा जाएगा, उसकी वजह से हमारी इस हॉस्पिटैलिटी को भी लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है। और दूसरा यानी कि किसी को आइडिया नहीं है, यानी कि वो ऐसा यानी कि वो उनको लगता ही नहीं है कि उन्होंने वापस जाना है। और इधर जो है हमारे चैलेंजेस पैदा हो गए हैं, फिर एक पब्लिक ओपिनियन भी अफगान जो हैं उनकी जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई तो इससे और ज़्यादा इधर उनके बारे में एक रिजेंटमेंट बढ़ती गई। तो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसा बुरा मुतालबा नहीं है, बिल्कुल बड़ा रीज़नेबल मुतालबा कि जो हैं इधर और जिनकी डॉक्यूमेंटेशन है, हमें पता होना चाहिए कि इधर लोग हैं कौन, अफ़गान कौन है, दूसरे पाकिस्तानी कौन है, और जो रह रहे हैं वो किधर रह रहे हैं। अगर हमें इतना भी नहीं नॉलेज होगा तो हम तो कोई अपने मुल्क को भी नहीं चला सकते। ओके, इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।